पूरे उत्तराखंड में आज स्वास्थ्य की हालत ये है कि एक गरीब आदमी अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकता। काडुआम क्षेत्र ले लो आप, काडुआम डम्बाडुंगा, इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र है, वहाँ पे एक अस्पताल नहीं है। जो आज तक आईएसबीटी नहीं बना पाए। 250 करोड़ रुपए का एक स्टेडियम खड़ा जरूर कर दिया, जिसकी आज तक लोगों ने सहूलियतें ही नहीं उठा पाई, किसी उपयोग में नहीं आया। इन्होंने हुनर देने की बात नहीं करी, किसी को रोजगार क्या देंगे। वो कला चली गई है हमारे बीच में से, क्योंकि वो ITI खत्म कर दी गई है। लोगों को उसमें सिखाया जाता था, टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती थी, जिससे कि लोग आगे अपना काम कर सकें। मैं आपके बीच में हूँ, धर्म एकता की बात करता हूँ, सर्व समाज को लेकर चलने की बात करता हूँ, और सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। मेरा मकसद है, अगर जनता के बीच में रहूँगा, जिस जनता ने भी अगर चुन के भेजा, तो उस जनता का काम कराने की बात करूँगा। जनता से दूर रहकर जनता के बाद अगली बार ऐसा काम नहीं करूँगा जो शक्ल ना दिखाऊंगा हूँ, जैसे आज तक और नेता करते आए हैं। नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरू भल्ला। आज हम आए हैं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी शोएब अहमद जी के पास, जो 59 विधानसभा हल्द्वानी से जिनको टिकट मिला है। आइए उन्हीं से कुछ सवाल करते हैं। नमस्कार। नमस्कार नीरू जी। जैसा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, आप अगर विधायक बन जाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखिए, चुनाव लड़ रहा हूँ और लड़ने के बाद सबसे बड़ा जो बड़ा मुद्दा है वो है लोगों का हक, जो आज तक नहीं मिला। अब तक जो राजनीतिक दलों ने जिन्होंने यहाँ राजनीति की है इस प्रदेश में, समाजवादी पार्टी को मौका नहीं मिला है, कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने जिन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है, जिन मुद्दों को लेकर लोगों से वोट हासिल करा है, आज तक किसी ने एक काम ऐसा पूरा नहीं करा कि जनता बिना मांगे वोट दे। तो मेरे जो है वो मूलभूत सुविधाएँ, सबसे बड़ा हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और जो मूलभूत की और अन्य सुविधाएं हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को मालिकाना हक है जो 21 सालों से चला आ रहा है, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है करने की। और एक ये रेलवे का एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिन सरकारों ने अपनी जीत को हासिल करने के लिए दबाव की राजनीति का हो या उसको डर की राजनीति का हो, इसमें की जो राजनीति, गंदी राजनीति करी है यहाँ पर, जिससे आज काफ़ी परिवार पीड़ित हैं और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि इन नेताओं ने अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ करा। तो जनता सब समझदार है और जनता इस बार जवाब देगी 2022 के चुनाव में आने वाली 14 तारीख को, कि जिन राजनीतिक दलों ने सिर्फ अपने फ़ायदे की राजनीति की है, जनता के हित में ऐसा कोई काम नहीं किया। वो दिखाई देता जो काम किया होता। स्वास्थ्य, अब सेवा देखो, उत्तराखंड पूरा एक बात करूँगा, अगर हल्द्वानी विधानसभा के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में आज स्वास्थ्य की हालत ये है कि एक गरीब आदमी अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकता। गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता। अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। जो सरकारें अस्पतालों में डॉक्टर की पूर्ति नहीं कर सकती, वो क्या प्रदेश चलाने की बात करेंगे। दूसरा, अगर आप बात करें शिक्षा में आज ये प्राइवेटाइजेशन जो हो गया है, प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, सरकार का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, दोनों सरकारों में जो रहे। क्योंकि एक गरीब आदमी अगर 8 से 10 हज़ार रुपये महीना कमाता है और उसका 1 या 2 बच्चे हैं, अगर वो सरकारी स्कूलों में, तो आजकल बच्चे जाना इसलिए पसंद नहीं करते हैं, ना तो वहाँ पर कोई फर्नीचर है बैठने के लिए, ना वो सिस्टम्स हैं। जो आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, लोग स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, प्रोजेक्टर्स की बात करते हैं, और आदमी कहाँ पहुँच गया है। लेकिन यहाँ के स्कूल्स के अंदर मास्टर तक नहीं है। तो बच्चों को अपना परिवार वाले भविष्य ख़राब करने के लिए स्कूलों में क्यों भेजेंगे? बिल्डिंग है ढांचे के रूप में, अस्पताल है ढांचों के रूप में। तो मैं अगर जीतता हूँ, सबसे पहले जो ये स्कूल्स हैं सरकारी, इनको प्राइवेट स्कूल से बेहतर करने की बात करूँगा, जिसमें एक आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। अस्पतालों की बात अगर मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे अगर काडुआम क्षेत्र ले लो आप, काडुआम डम्बाडुंगा, इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र है, वहाँ पे एक अस्पताल नहीं है। बंदुलपुरा, गांधीनगर, जवाहर नगर, इतना बड़ा आबादी क्षेत्र है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है। जो छोटे छोटे पॉकेट हैं जहाँ पे 1-1 लाख 1.5 लाख की आबादी है, कम से कम वहाँ पे ऐसे चिकित्सालय खोलूँगा जहाँ पर एक आम आदमी किसी इमरजेंसी सेवा का लाभ उठा सके, नंबर 1। दूसरा, पहली प्राथमिकता इन सरकारी अस्पतालों का सिस्टम सही करने की बात करूँगा। इन डॉक्टरों को गरीब आदमी से कैसे व्यवहार करा जाता है उसकी बात करूँगा। गरीब आदमी का उपचार कैसे करने के लिए, किस आदमी, जब 2 लोग हैं, एक वकील अच्छा मिल जाए और दूसरा डॉक्टर अच्छा मिल जाए, तो आधी चीज़ें वैसी सही हो जाती हैं।
तो वकील तो उनका प्रोफेशन होता है, लेकिन डॉक्टर्स की अगर बात करें, डॉक्टर सरकारी जो होते हैं वो पता नहीं किस हवा में रह के बात करते हैं। गरीबों से बात करने का तमीज़ नहीं होता इन लोगों को, इसमें सरकार का रुझान नहीं होता। सरकारें दोनों ने नाकाम रही हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, मालिकाना हक और ये रेलवे का मुद्दा जो सबसे बड़ा है, इन सबको सबसे पहले सही करने की बात करूँगा। जैसा कि आपने शिक्षा के बारे में बताया, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, आप रोजगार को लेकर क्या करना चाहेंगे? देखिए, रोज़गार की अगर बात करें कि पहले एक ITI होती थी, हुआ करती थी हमारे बीच में। ITI ख़त्म कर दी गई है, जहाँ पर एक स्किल मैन पावर को डेवलप किया जाता था। आज आप देखो कि कारपेंटर हैं तो कारपेंटर के बच्चे कारपेंटर नहीं बनना चाहते। आने वाले समय में कारपेंटर की ये जो लोग हैं, टीम है, ये कारपेंटर बुलाने से नहीं मिलेंगे। हर चीज़ मैन्युफैक्चर्ड आ रही है, हर चीज़ असेंबल्ड होके आ रही है। अच्छे मैकेनिक हुआ करते थे, अच्छे मोटर वाइंडर, पंखे सही करने वाले, रिपेयरिंग करने वाले हुआ करते थे। वो कला चली गई है हमारे बीच में से, क्योंकि वो ITI ख़त्म कर दी गई है। लोगों को उसमें सिखाया जाता था, टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती थी, जिससे कि लोग आगे अपना काम कर सकें। मैं समझता हूँ अगर आज कोई भी चीज़ की अगर आज नॉलेज है, आदमी के पास हुनर है, तो कभी वो भूखा नहीं रह सकता। इन्होंने हुनर देने की बात नहीं करी, किसी को रोज़गार क्या देंगे। तो हुनर दो, लोग अपना कारोबार कर सकें। कोई किसी से कि घर का खर्चा नहीं मांगता, आदमी को रोज़गार चाहिए। आपने सिटकुल बनाए, उन सिटकुल में, जिन सिटकुल में जो भी बाहर की कंपनियाँ आई, वो अपने निजी फ़ायदे के लिए अपनी सब्सिडी का फ़ायदा उठाने आती हैं। समय पूरा होने के बाद जब उनका सब्सिडी का टाइम खत्म होता है, वही भाग जाती हैं। जो उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसमें आप देख लो कितनी परसेंटेज बाहर की है प्रदेश की और कितनी परसेंटेज हमारे प्रदेश की है। तो इन्होंने कोई ऐसा ब्यौरा नहीं रखते। मैं सबसे पहले छोटे छोटे पर्वतीय क्षेत्र में, छोटी छोटी जगहों में मिनी सिटकुल बनाने की बात कर रहा हूँ। और महिला, आज जो हमारी महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, जो सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं को रोज़गार देने की बात करूँगा कि किसी के आगे हाथ न फैलाएं। समूह में काम करें। 50-50 महिलाओं को मैं ऐसे रोज़गार देने की बात, दिलवाने की बात करूँगा। देने की बात नहीं करूँगा, दिलवाने की बात करूँगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि एक औरत आराम से घर में बैठ के 500 रुपये रोज़ कमा सकती है, 1000 रुपये रोज़ कमा सकती है, जैसे काम करेगी। लेकिन उस फील्ड में उनको निकालना पड़ेगा। अब जहाँ तक रहा, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, पहली बात तो पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि उनको शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उनको शिक्षा दिलवाने के साथ साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री होल्डर हैं, जो सरकारी नौकरियां करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाना पसंद करते हैं, तो उस विषय में कंपनी, उसकी HR हेड्स से मैं डायरेक्ट 1-to-1 वार्तालाप कराऊंगा, उनके कैंप लगवाऊंगा, जिसकी जहां ज़रूरत है उसको वहां पे फिट कराने की बात करूंगा। तो मेरा मकसद है, अगर जनता के बीच में रहूंगा, जिस जनता ने भी अगर चुन के भेजा, तो उस जनता का काम कराने की बात करूंगा। जनता से दूर रहकर, जनता के बाद अगली बार ऐसा काम नहीं करूंगा जो शक्ल ना दिखा हुआ हूँ, जैसे आज तक और नेता करते आए हैं। युवा वोटरों की संख्या अधिक है, ऐसे में युवाओं के लिए आपके पास क्या है? देखिए, अगर युवाओं की बात करें तो ये 21 साल हुआ है हमारा राज्य बने हुए। इन 21 साल में जो बच्चा पैदा हुआ, वो जवान हो गया, वोटर के रूप में आ गया। उस बच्चे ने 21 साल का कार्यकाल देख लिया है इस उत्तराखंड बनने के बाद, कि जिन नेताओं ने विकास सिर्फ अपना किया है, सारे काम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किए हैं, युवाओं की तरफ ध्यान ही नहीं गया। मैं युवा पीढ़ी से अपील करना चाहता हूँ, शिक्षा में पहले आगे रहें, शिक्षा पूरी करें और हर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करें और हर प्राइवेट सेक्टर में जाकर नौकरी के लिए अप्लाई करें। खाली घूमकर अपना समय बर्बाद ना करें। उन युवाओं के लिए ऐसी योजना लेकर आऊँगा जिन युवाओं को मैं हर जगह उन काम पे लगवा सकूं, जिससे कि वो अपना घर बाहर चलाएं और खाली इधर घूम के अपना समय बर्बाद ना करें। आप जनता से किन बातों को लेकर वोट मांग रहे हैं? मैं जनता की पहली बात तो मेरा एक वादा था जब मैं 2017 में आया था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, क्योंकि जो हमारे विपक्षी दलों ने एक बात कही थी कि ये तो बाहर से आया है, जीतेगा तो भी चला जाएगा, हारेगा तो भी चला जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो एक वादा मैंने किया था कि जीत और हार जो होगी उसका फैसला तो ऊपर वाला करेगा। मैं तो हारने के बाद भी आप लोगों के बीच में पिछले 5.5 साल से ये कार्यालय, जो चुनाव कार्यालय खोला गया था, आज तक वो कार्यालय बंद नहीं हुआ है। जनता के बीच में हूँ, जनता के काम कर रहा हूँ, जनता की जो भी रोज़मर्रा की परेशानी होती है उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ और करवाता हूँ। ऐसा कोई नेता बता दो कि जनता अपने काम के लिए किसी नेता का कोई कार्यालय हो चुनाव के बाद, या कोई कहीं मिलने का कोई समय हो किसी के बाद, ये वो नेता हैं जो जीते या हारे जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। इनको बहुत बड़ा एक भरोसा ये रहता है कि चुनाव से ठीक पहले 15 दिन पहले हमें 5.5 साल कुछ नहीं करना, 4.5 साल कुछ नहीं करना, 15-20 दिन पहले चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, कुछ दलालों को बीच मिलेंगे, उनको पैसा देंगे, जनता को खरीदने की बात करेंगे, जो वोट दिला सके उनको खरीदने की बात करेंगे। तो यहाँ पे लोग अपना ज़मीर बेचते हैं, अपना ईमान बेचते हैं। ऐसे लोग जो जनता को गुमराह करके वोट
अन्य दलों को दिलवाने की बात करते हैं अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। मैं समझता हूँ कि वोटर बहुत समझदार है। अब तक जिन लोगों से कह के वोट दिलवाए हैं, इस पार्टी को दो, इस पार्टी को दो, तो इनके चेहरे भी उजागर हो गए हैं कि जनता उनकी शक्लें पिछले पूरे 5 साल अपने बीच में नहीं देखती है। सिर्फ चुनाव से पहले 15 दिन पहले आते हैं और चुनाव के बाद सब गायब हो जाते हैं, सबके मोबाइल बंद हो जाते हैं, सबके नंबर बदल जाते हैं। तो जनता से यही अपील करूँगा कि मैं आपके बीच में हूँ, धर्म एकता की बात करता हूँ, सर्व समाज को लेकर चलने की बात करता हूँ, और सबसे बड़ा धर्म है वो इंसानियत का धर्म है। तो अपील ये करना चाहता हूँ एक अपने हक की लड़ाई के लिए, और एक ऐसे आदमी को चुने कि जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, कुछ एरिया को वंचित ना करें। जैसे अभी आप अनदेखा किया जाता है, अपने 21 सालों में अनदेखा ही किया गया है कुछ क्षेत्रों को, जिसमें राजपुरा, जवाहर नगर, बंदपुरपुरा, गांधीनगर, ये भी हल्द्वानी के विधानसभा का हिस्सा हैं। इन हिस्सों को उन सुविधाओं से क्यों दूर करा जाता है? उन एक नज़र से देखूंगा हल्द्वानी को, सब धर्मों को एक नज़र से देखूंगा, सबको एक साथ लेके चलूंगा। हल्द्वानी का विकास जब होता है जब हमारे अंदर एकता होती है। और जो कर सकता हूँ, ये नहीं कहूँगा कि मैं ये बनवा दूंगा या वो बनवा दूंगा। हल्द्वानी विधानसभा की ज़रूरतें पूरी करूँगा, जो लोगों का हक है वो दिलवा के रहूँगा। और मैंने आपसे कहा है शिक्षा स्वास्थ्य करूँगा। ISBT का मसला है जो ये 2 बड़े राजनीतिक दल नहीं कर पाए आज तक, भाजपा और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिन्होंने यह राज किया, जो आज तक ISBT नहीं बना पाए। 250 करोड़ रुपए का एक स्टेडियम खड़ा ज़रूर कर दिया, जिसकी आज तक लोगों ने सहूलियतें ही नहीं उठा पाई, किसी उपयोग में नहीं आया। किसी आदमी का बच्चा वहाँ नहीं जाता। आप जाइए वहाँ स्टेडियम में, गार्ड अंदर नहीं घुसने देता। 250 करोड़ रुपये क्यों बर्बाद करें जनता की गाड़ी कमाई के? ऐसा काम करते जिससे कि जनता के बीच में आपको वोट मांगने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज घर बैठे आपको वोट मिलते हैं। आपने ऐसे काम नहीं किए, जनता आपको नकारेगी। 14 तारीख पास ही है, और आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 14 तारीख को साइकिल के बटन पर को दबाकर अपने इस भाई को कामयाब बनाएं। मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी होगी, आपके हक की कामयाबी होगी। अब तक जो आपको लोगों ने लूटा है और आपका साथ विश्वासघात किया है, ये उसकी कामयाबी होगी। लोगों को करारा जवाब देने की कामयाबी होगी। सर्वधर्म के साथ घरों से निकलें, भेदभाव ना देखें, अच्छा प्रत्याशी चुनें जो आपके बीच में रह सके। सबको मौका दिया है, एक बार अपने इस भाई को मौका देके देखो। मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ, लोगों ने 21 साल में जो काम नहीं किए, इन 5 साल में ऐसा काम करके दिखा दूंगा कि जिन्होंने आज तक जिनकी उम्मीदें नहीं की होंगी। धन्यवाद शोएब जी। आज हमारे बीच में थे सपा प्रत्याशी शोएब अहमद जी। नमस्कार।